नमस्कार, मैं उजाला। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले सभी हर रोज कहीं न कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और काफी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में राजद नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, कार्रवाई करनी ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो पर उन्होंने कहा, बेरोजगारी पर तो कोई बहस ही नहीं हो रही है। वे अपने हिसाब किताब जनता के बीच लेकर जाएं और जनता को अपने कामों का हिसाब किताब दें। आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो पर आरजेडी नेता सांसद मीसा भारती ने कहा, मुझे लगता है कि शायद ये यात्रा 4 लाख और 4,000 पार करने के लिए की जा रही है। 2005 से आप सरकार में थे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिए? 17 महीनों में हम जो मौका मिला हमने उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब नौकरियां देकर दिखाई हैं। बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत जोर शोर से चल रहा है प्रचार। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब बिहार में तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। आज नीतीश जी भी निकल रहे हैं यात्रा पर बस से। रोजगार चलिए मतलब उनको, हाँ, शुभ यात्रा कर रहे हैं। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाए, दे जनता को। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे, वो हमारे अभिभावक हैं, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4,000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे। आज का आप बताइए, भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन सा रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, ईडी सीबीआई कर ही रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। बहुत जोर शोर से चल रहा है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर।
शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी गर्मागर्मी जारी है और ऐसे में आए दिन कोई ना कोई उनको लेकर बयान दे रहा है। इसी क्रम में आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में कई विभाग खाली हैं। एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बिना किसी कारण दिल्ली सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। ये सब बताता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। आगे मंत्री आतिशी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि भाजपा को पता है कि चाहे वह कितना भी जोर लगा ले, वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकता। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आपको पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भाजपा की हर संभव कोशिश के बाद आपको ही वोट देते हैं। ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो,
चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। 17 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस फ्लोर टेस्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों साजिश रची जा रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश है, ये फ्री बिजली रोकने की साजिश है, ये फ्री पानी रोकने की साजिश है, ये तीर्थ यात्रा रोकने की साजिश है, ये महिलाओं की बस यात्रा रोकने की साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे, इसको रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा करी जा रही है। तो बहुत आसान है ना, फिर तो आप एक एक करके विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लीजिए, फिर आप कहिए कि संवैधानिक संकट आ गया इसलिए अब सरकार गिरानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल आइए रुक करते इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनसभा को संबोधित करने में लगे हैं। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूती होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। यहाँ जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा, या मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहाँ माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता ना करनी पड़े इसकी गारंटी दी थी। और आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवार के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जितना नुकसान किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकते थे। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी है। न सिर्फ दीवार गिराई बल्कि उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है।
मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेषकर मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनके मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। आगे क्या कुछ कहा मोदी ने, सुनते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद है ना? मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। भाई और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। साथियों, 10 साल के अंदर अंदर
जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास वो तो है। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा में से आशा की ओर बढ़े हैं। जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है। लोग कहेंगे मोदी जी अरे इतना कर लिया, आपका साथ, उस पे प्रति तो मेरा अपार विश्वास है। मैं यहां न आता तो भी मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर का मेरा नाता इतना गहरा है तो आप मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं तो आया हूं मां वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए। मां वैष्णो देवी की छत्र छाया में जीने वाले भी मेरे लिए दर्शन के योग्य होते हैं। और जब आप लोग कहते हैं इतना कर लिया, इतना हो गया, इतना हो गया, हम वो इतने ज्यादा क्या कर सकते हैं? मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है। और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने
अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो ताड़पत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। ये उन करोड़ों अरबों लोगों की आस्था पर आघात था जो राम को अपना आराध्य कहते। और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। भाई और बहनों, ये चुनाव